स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये हिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन जो कि लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। लॉर्ड रिपन जिसको कि भारत का उद्धारक कहा गया। डफरिन भारत का उद्धारक तो नहीं हो सका, लेकिन इसके कार्यकाल में भी कुछ ऐसे कार्य हुए जो कि आज तक अपने अस्तित्व में बने हुए हैं। उनमें से एक है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, उनमें से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उनमें से एक है बर्मा पर ब्रिटिश हुकूमत की जो है स्थापना। शुरू करें आज के इस क्लास। इससे जो है संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, टेनेंसी एक्ट 1885 क्या था, सर्वप्रथम भारत में कहां लागू किया गया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, या लेडी डफरिन फंड का उद्देश्य क्या था। ऐसे प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे गए हैं और इनके जीवन काल की जो सबसे सर्वप्रमुख घटना रही थी वो जो है तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध जो है कब हुआ था, तो आप कहेंगे कि तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में इनके शासनकाल में जो है हुआ। और इसी युद्ध के बाद जो है बर्मा पर ब्रिटिश लोगों का जो है अधिकार हो गया, या कह लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो गया। यानी आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 में था, उसका परिणाम क्या हुआ, बर्मा जिसको कि आज हम लोग म्यांमार कहते हैं, बर्मा पर ब्रिटिश भारत का अधिकार। तब बर्मा भारत का ही हिस्सा था, बस यूं लिख लें, ब्रिटिश अधिकार। आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत अगर जो है पूछा जाए तो मैंने बताया था आप सबसे कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ कब था, तो आंग्ल बर्मा युद्ध जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, 1824 to 26 यार्डो की संधि के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था, जब एम हर्स्ट भारत का जो है वायसराय हुआ करता था, यानी गवर्नर जनरल हुआ करता था। किसके शासनकाल में ये जो है शुरू हुआ था, एम हर्स्ट के शासनकाल में हुआ था। और दूसरा अगर जो है पूछा जाए कि दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे कि दूसरा एंग्लो बर्मा या आंग्ल बर्मा युद्ध जो है हुआ था कब, तो दूसरा हुआ था उसके शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में 1852 में ये हुआ था। तीन आंग्ल बर्मा युद्ध हुए, 1824 में, 1852 में और 1885 में बर्मा पर अधिकार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पहला क्लास जब पढ़ाया था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो बताया था कि वहां पर बर्मा में शासन करने वाला राजवंश और ब्रिटिश हुकूमत के बीच जो एक साम्राज्यवादी विस्तार की जो नीतियां थीं, वही जो है युद्ध का जो है प्रमुख कारण बनी। और तीन राउंड के जो है युद्ध हुए, अंततोगत्वा बर्मा को अंग्रेजों ने निगल लिया। ये किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, टेनेंसी एक्ट 1885, इसी को जो है काश्तकारी अधिनियम के नाम से भी जाना गया। काश्तकारी कहाँ लिख दिया यार, काश्तकारी अधिनियम के नाम से जाना गया, अधिनियम के नाम से जाना गया। काश्तकारी अधिनियम। और थोड़ी सी आप लोगों को समस्या हो रही होगी, क्योंकि समस्या हमको है, सर्दी जुकाम की वजह से
ये दोनों नकिया जो है गंगा जमुना बनी पड़ी हैं। काश्तकारी अधिनियम जो है 1885 में, कब 1885 में लाया जाता है और इसके तहत इसको सबसे पहले लागू किया गया कहाँ पर, तो सबसे लागू किया गया इसको कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में, बंगाल में लागू किया गया। और उसके बाद जो है 1887 में इसको कहाँ लागू किया गया, तो पंजाब में लागू किया गया। क्या था काश्तकारी अधिनियम? जमींदारी अधिनियम अस्थाई बंदोबस्त योजना थी, वो जो लाई गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। उस योजना के पीछे जो है उद्देश्य था कि सभी जितनी भी जो भूमि थी, कृषि भूमि, उसके मालिक जो है जमींदार हुआ करते थे और जमींदार एक मुश्त पैसा अंग्रेजों को दे करके और उस जमीन को छोटे छोटे किसानों को कृषि करने के लिए जो है देते थे। लगान उनसे जो है 2 गुना 4 गुना वसूलते थे। यानी किसानों का बड़ा जो है शोषण होता था, वो हमेशा हुआ है। और उसका परिणाम ये हुआ कि जमींदारी प्रथा से जब जो है लोगों का मोह भंग होने लगा, तो उस समय की सरकारें समय समय पर इस तरह के एक्ट लाई और धीरे धीरे करके जो है जमींदारों से कृषि भूमि को लेकर के और किसानों को जो है किसानों के हवाले कर दिया। यही टेनेंसी एक्ट था या काश्तकारी अधिनियम था। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज इंडिया संगठन को जो है लीड कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होना था, तो ये पूर्व निर्धारित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना जो पूर्व निर्धारित था वो जो है 25 दिसंबर 1885 को, और कहाँ पर? पुणे में। कहाँ पर होना था? पुणे में। ईसाई धर्म के लोगों के यहाँ पूरे वर्ष में एक ही बार एक त्यौहार आता है, क्रिसमस, बड़ा मुश्किल से, जिसमें पेड़ को सजाते हैं लोग। उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिंदू धर्म में तो खैर कुछ इतना ही नहीं है, हर महीने में, हर सप्ताह में जो है त्यौहार है। लेकिन पूना में उन दिनों प्लेग का जो है कहर आया और प्लेग के कहर की वजह से लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है जो कांग्रेस की स्थापना कराई जा रही थी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के हाथों इसको पोस्टपोन करना पड़ा और अंततोगत्वा जो है इसे बम्बई स्थानांतरित करना पड़ा। हालांकि दोनों शहर उन दिनों जो है बम्बई प्रेसिडेंसी के ही अंतर्गत थे। तब इसकी स्थापना जो है पूर्व निर्धारित था इस वाले डेट पर, लेकिन हुआ कब? इस वाले डेट पर। इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर हुई थी? तो आप कहेंगे बम्बई में इसकी स्थापना हुई। बम्बई में गोपाल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में जो है हुआ था। और कुल जो है उपस्थित सदस्य कितने थे, तो आप कहेंगे, ये पढ़ा भी चुका हूँ, जो है इतने आए रहे थे 72। और इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम था, जो कि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट अधिकारी था। किसके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई? जी हाँ, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो है इसको स्थापित किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, एक सेप्टिक वॉल के रूप में, एक ऐसे संगठन के रूप में जिसमें कि उच्च वर्ग के, उन दिनों धनाढ़ वर्ग के भारतीय लोगों को जो है सम्मिलित किया जाए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अगर जो है किसी तरीके का कोई षड्यंत्र है, कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो समय रहते ही ये बात ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंच जाए, वायसराय तक पहुंच जाए। यानी उन दिनों जो कांग्रेस स्थापित की गई थी उसके पीछे उद्देश्य था डायरेक्टली ये काम करे हिंदुस्तान के लोगों के वेलफेयर के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली इस संगठन का उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत को भारत में बनाए रखने के लिए काम करना।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो बाद के दिनों में इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सूक्ष्म लोगों के समूह का नेतृत्व करती है। हालांकि इसकी स्थापना इसी के शासनकाल में कराया गया था। तब भारत सचिव जो है कौन था? लॉर्ड क्रॉस था। भारत सचिव उन दिनों जो है कौन हुआ करता था? लॉर्ड क्रॉस। अगला प्रश्न देखें, अगला पॉइंट देखें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है की गई थी 1887 में। कब की गई थी? 1887 में की गई थी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय वर्तमान समय में बताने की जरूरत ही नहीं है, इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है। और दूसरी बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। कहीं कहीं जो है अलीगढ़ विश्वविद्यालय का नाम लिया जाता है, लेकिन अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1875 में इस्टाब्लिश हुआ जरूर, लेकिन वो एक कॉलेज के रूप में इस्टाब्लिश किया गया था। एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से उसको इस्टाब्लिश किया गया 1875 में। 1920 में जाकर के उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, जबकि ये 1987 से ही एक यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित था, है और अब तो आगे रहेगा ही रहेगा। किसके शासनकाल में जो है इसकी स्थापना की गई थी? तो आप कहेंगे लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में स्थापित किया गया था। लॉर्ड डफरिन की पत्नी और उनके द्वारा जो है उनके सम्मान में जो है यह लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया गया था। लेडी डफरिन फंड की स्थापना किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? भारतीय महिलाओं का जो है वेलफेयर करना, यानी भारतीय महिलाओं का वेलफेयर यानी कल्याण कह सकते हैं। कल्याण करने के लिए जो है इस फंड की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा जो है किया गया था? जी हाँ, इसी के समय में 1886 में, कब? 1886 में युगांतर एक संस्था की स्थापना की जाती है, बिपिन चंद्रपाल के द्वारा जो है किया गया। किसके द्वारा? बिपिन चंद्रपाल के द्वारा जो है किया गया। युगांतर संस्था की जो है स्थापना बिपिन चंद्रपाल के द्वारा 1866 में किया जाता है। कहाँ पर? कलकत्ता में किया जाता है। कभी कभार जो है आपको उससे ये पूछा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर जो है देखा जाए तो उन दिनों लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन दिनों इंडियन एसोसिएशन संस्था को जो है स्थापित किया था। इंडियन एसोसिएशन संस्था को स्थापित किया और इंडियन एसोसिएशन संस्था को इस्टाब्लिश करने के बाद 26 जुलाई 1876 को ही जो इन्होंने इस्टाब्लिश कर लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने IACS को जो है क्वालिफाई किया था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत अंग्रेजों के द्वारा इनको जो है हटा दिया गया पद से और उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है बगावत किया। खास करके सिविल सर्विसेज जो है एग्जाम में एज को जो है बढ़ाने को लेकर के उनका आंदोलन काफी जो है सुप्रसिद्ध था। इंडियन जो एसोसिएशन उनकी संस्था थी जो है उन दिनों पढ़े लिखे लोगों की जो है ये संस्था थी, पढ़े लिखे लोगों की संस्था थी और कहा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन से ही प्रेरित होकर के
इंडियन एसोसिएशन से ही प्रेरित होकर के डफरिन ने एक ऐसे संगठन की स्थापना करने पर बल दिया जहां पढ़े लिखे उच्च वर्ग के धनाढ़ वर्ग के लोगों को जो है पनाह दिया जाए और वो काम करें डायरेक्टली भारतीय लोगों के वेलफेयर के लिए, दिखावे के लिए, लेकिन हकीकत में उनका सपोर्ट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो। तो इसी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन से जो है प्रेरित होकर के लॉर्ड डफरिन के द्वारा किसकी स्थापना कराई गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कराई गई। किसके द्वारा कराया गया? तो आप कहेंगे कि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कराया गया था। आजादी के बाद इस संस्था को जो है समाप्त करने की सलाह दिया था किसने? महात्मा गांधी जी ने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महात्मा गांधी जी के उद्देश्यों को राहुल गांधी जी पूरा कर रहे हैं। देखिए कब तक उनको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है। बहरहाल आज के इस सेशन में लॉर्ड डफरिन के संदर्भ में बस इतना ही। लॉर्ड डफरिन के बाद जो है हम लोग अगले क्लास में जो है स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे जिस व्यक्ति को, उसका नाम था लैंसडाउन। वो लैंसडाउन नहीं था, वो मेंटली डाउन था। लेकिन आज चाहे तब राजनीति में हमेशा जो है ऐसे ही लोग आते रहे हैं जो ऐसे ही रहे हैं। बहरहाल आज बस इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले वायसराय लैंसडाउन के साथ। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।